जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं और लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है। ये काफ़ी चीज़ें देखी थी हमने, तो अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो टॉपिक है वो है सीरीज़ कैपेसिटेंस एंड लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। आपको याद होगा चैप्टर 7 में हमने सीरीज़ कैपेसिटेंस इस्तेमाल किए थे मुख्तलिफ एम्पलीफायर्स के साथ, जिनको हमने कपलिंग कैपेसिटर्स का नाम दिया था। याद है जी? सीरीज़ कैपेसिटेंस आर यूज्ड एज कपलिंग कैपेसिटर इन एम्पलीफायर्स। ठीक है। और ये चैप्टर 7 में हमने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर सोर्स बनाया करते थे, ठीक है, और यहाँ कपलिंग कैपेसिटर रखा करते थे और उसके आगे एम्पलीफायर लगा दिया करते थे। ठीक है, ये कोई भी एम्पलीफायर हो सकता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ठीक है, जिसके अंदर आर बी भी होते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बीटा आर ए वगैरह, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब हम कपलिंग कैपेसिटर की बात किया करते थे तो हम ये कहते थे कि एसी सिग्नल के लिए ये शॉर्ट हो जाएंगे और डीसी ब्लॉक करेंगे ना, एसी के लिए शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हर कैपेसिटर की अपनी इम्पीडेंस भी होती है, यानी कि एक्स सी इक्वल्स टू 1/2πfc। ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हमने इग्नोर किया था। हमने कहा, हम कहते थे कि एक्स सी नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल है कि ये शॉर्ट हम कंसिडर करते थे। तो शॉर्ट कैसे हो सकती है कोई भी कैपेसिटर, कोई भी इम्पीडेंस, कि या तो एफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो या फिर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तो कैपेसिटेंस आम तौर पर जो है वो हम, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है किसी जगह पे, ठीक है, इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ लो, तो हमें कैपेसिटेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा एक्स सी को ज़ीरो पे लाने के लिए। ठीक है। तो कई दफ़ा फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से हम कैपेसिटर को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है इतना बड़ा कैपेसिटर। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली जो कपलिंग कैपेसिटर या सीरीज़ कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा। तो जहाँ कहीं अगर लो फ्रीक्वेंसी है ना, लो फ्रीक्वेंसी है, तो वहाँ जो सीरीज़ कैपेसिटर्स हैं वो मसला करेंगे। सीरीज़ कैपेसिटर्स विल हैव इम्पिडेंस। ठीक है। पहले तो हमने इसको इग्नोर किया था, लेकिन अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अब हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा आज का टॉपिक चूँकि लो फ्रीक्वेंसी से है, अब हम इसको इसलिए इसको सीरीज़ कैपेसिटर्स को हम देख रहे हैं, देखो जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। ठीक है। तो आपको याद होगा कपलिंग कैपेसिटर्स दोनों साइड पे लगाए थे हमने, एक इनपुट साइड भी सीरीज़ कैपेसिटर्स लगाए थे, आउटपुट साइड भी सीरीज़ कैपेसिटर्स लगाए थे। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये दोनों ही इम्पीडेंस देंगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होंगी। तो हम इसका इफ़ेक्ट अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो इसी कोई भी जनरल एम्पलीफायर लेते हैं, इसी फिगर को देखते हैं, इसकी कोई इनपुट रेजिस्टेंस है, कपलिंग कैपेसिटर है, और ये सोर्स है Vs और इसकी आउटपुट है V0। तो अब इसकी भी कैपेसिटेंस होगी, इम्पीडेंस होगी। तो अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बल्कि ये वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा। ठीक है। यानी कि Vi, इस जगह पर जो वोल्टेज है Vi, वो क्या होगी, वो होगी Ri डिवाइडेड बाय Ri
माइनस जे एक्स सी वी एस। तो ये आपको याद होगा कि जो कैपेसिटर की आमतौर पर डिपेंडेंस होती है वो होती है 1/जे ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ जो इस बुक की नोटेशन है वो ये है कि एक्स सी डिनोट करता है 1/ओमेगा सी को। ठीक है, तो यानी कि फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जी सी क्या होगी, जी सी होगा 1/जे मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, तो अगर जे को ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस जे एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ कैपेसिटेंस होगी तो उसकी इम्पीडेंस हम क्या लिखेंगे, माइनस जे एक्स, इसलिए यहाँ पर आर आई माइनस जे एक्स लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय वी एस। ठीक है, तो एक्स सी जो है 1/ओमेगा सी है। ठीक है, यानी कि 1/2π/f(c). अब हम इसका मॉड लेते हैं। मॉड वुड बी इक्वल टू आर आई यानी कि डिवाइडेड बाय, ज़रा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हम कैसे लेंगे, आर आई स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऐसे लेते हैं जी, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पी एस का मॉड। तो हम एक्स सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आर आई डिवाइड बाय आर आई स्क्वायर प्लस, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्स सी देखा है, एक्स सी की वैल्यू क्या है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो 1/ओमेगा सी, अगर ये C1 है तो इसके कैपेसिटर को C1 कहेंगे, तो 1/ओमेगा C1 बुक में चूँकि C1 लिखा है इसमें C1 लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, हम यहाँ से आर आई को कॉमन लेते हैं, स्क्वायर रूट आर आई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा 1 + 1/ओमेगा सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/आर आई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले जाते हैं तो क्या होगा, आर आई डिवाइड बाय आर आई, और इसको 7 स्क्वायर के अंदर लिख देते हैं तो होगा 1 + 1/आर आई स्क्वायर आर आई ओमेगा C1 होल का स्क्वायर। ठीक है, साथ में वी एस लिखना भूल गए हम। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या आएगा, वी एस ओवर 1 + 1/ओमेगा आर आई C1 होल का स्क्वायर। जी, तो अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, कि अगर ओमेगा जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ये अगर ज़ीरो हो जाता है तो 1/0 होने की वजह से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होने की वजह से वी आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ओमेगा ज़ीरो होता है तो वी आई भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनपुट पे कुछ भी नहीं पहुंचेगा, इनपुट पे यानी कि वी एस मौजूद है लेकिन इनपुट पे कुछ भी नहीं पहुंचता अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि डी सी। इसका मतलब है कि डी सी हो गया, डी सी ने
फ्रीक्वेंसी ज़ीरो का होने का मतलब ये है कि डीसी हो गया तो कैपेसिटेंस सारे का सारा ब्लॉक कर लिया, तो वी पे कुछ भी नहीं पहुंचा। ठीक है, अब अगर ओमेगा की वैल्यू हो जाती है, इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू 1/RIC1, यानी कि ये बराबर हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पुट कर देते हैं, VI वुड बी इक्वल टू ओमेगा 1/RIC1 पुट करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/1 + 1 स्क्वायर रूट, या VS/√2, या ये बन जाएगी 0.707 VS। ठीक है, तो फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन भी आ गई। ठीक है, कि अभी हमने देखा है कि ओमेगा इक्वल्स टू 1/RIC1 पर वैल्यू 0.707 VS हो जाती है। ये हमें याद रहे कि 0.707 VS किस पे होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो यहाँ से हम एक लिख सकते हैं कि RI वुड बी इक्वल टू 1/ωc1। तो ये एक्चुअली क्या है, ये XC1 है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी वाली है। ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is the one at which capacitive reactance XC is equal to RI, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है जब RI के बराबर हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसकी RI के बराबर हो जाएगी, तो उस वक्त एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये होगा उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे VI क्या मिलेगा हमें, VS का 0.707 टाइम्स। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर VS देखा था, RS इंक्लूड नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं की थी, अब हम सोर्स रेजिस्टेंस को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। सोर्स रेजिस्टेंस इंक्लूड करते हैं, तो अब जो वोल्टेज डिवाइडर बनेगा यहाँ पर, सोर्स रेजिस्टेंस पहले इंक्लूड नहीं थी, तो वोल्टेज डिवाइडर में सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस थी, वोल्टेज डिवाइडर में 3 रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। यानी कि VI वुड बी इक्वल टू RI डिवाइडेड बाय RI + RS - JX। ठीक है, किसका इजाफा हो गया, RS का इजाफा हो गया वोल्टेज डिवाइडर में। अगेन वही सारे स्टेप्स करते हैं, उसी तरह से हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं जो पहले स्टेप्स किए हैं। स्क्वायर रूट, उसी तरह से XC की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसी तरह से पहले जैसे हमने R कॉमन लिया था, अब R की बजाय क्या कॉमन लेंगे, RI + S। बिल्कुल उस तरह का स्टेप जो ऊपर किया है हमने। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और इसको इसके साथ इंक्लूड करवा देते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल वही स्टेप हैं जो पहले कर रहे हैं।
तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब होगी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी जब ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा जब इसके बराबर हो जाएगी। ओमेगा वुड बी इक्वल टू 1/RI+RS/C1। ठीक है, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल पहले की तरह, जब उस वक्त RI/C1 था, अब RI+S मल्टीप्लाइड बाय C1 है, या F वुड बी इक्वल टू 1/2πRI+RS/C1। ठीक है, तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। VI/VS फ्रीक्वेंसी RI इनपुट रेजिस्टेंस और RS सोर्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय C1, ये हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हम पहले कह चुके हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी VI इक्वल्स टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाई VS, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यही होती है। तो ये क्या होगी? दिस वुड बी 0.707 टाइम्स ऑफ मिड बैंड वैल्यू। ठीक है, वैसे देखिए अगर ये इम्पिडेंस इसकी ना होती तो सिंपली क्या होता, आर आई वोल्टेज डिवाइडेड किस किस में होता, आर आई और आर एस में, आर आई डिवाइडेड बाय आर आई प्लस आर एस, आर आई डिवाइडेड बाय आर आई प्लस आर एस। ये फैक्टर किसकी वजह से है? ये फैक्टर सारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से है, एक्स सी की वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स सी ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू इसकी कम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू ज़ीरो यानी कि इम्पिडेंस इसकी ना एक्स सी ना होती, इम्पिडेंस इसकी वैल्यू इम्पिडेंस ज़ीरो होती इसकी, तो ठीक है इम्पिडेंस ना होती, ये फैक्टर 1 होता, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? मैक्सिमम वैल्यू होती आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस। ठीक है, तो अब वैल्यू कम हो जाएगी एक्स सी की वजह से, यानी वी आई बाई वी एस इक्वल्स टू आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 1 आर आई प्लस आर एस ओमेगा C1 होल का स्क्वायर। कितने टाइम्स हमारी वैल्यू कम हो जाएगी उसके इम्पिडेंस की वजह से। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं के, मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस ओमेगा एल बाय ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एल क्या है? ओमेगा एल ये है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, चलिए मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। कांस्टेंट टाइम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1 + 1 ओवर आर आई प्लस आर एस C1 मल्टीप्लाइड बाय 1/ओमेगा इस तमाम का होल स्क्वायर रूट। इस चीज़ को पहले ही हम कह चुके हैं ओमेगा एल, तो हम ये लिख सकते हैं के टाइम्स 1/1 प्लस ओमेगा एल ओवर ओमेगा होल स्क्वायर रूट, या फिर लिख सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 2πfl 2πf होल का स्क्वायर रूट के टाइम्स
1 प्लस एफ एल बाई एफ होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, एफ एल क्या है? एफ एल हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है? एफ हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड का। अब हम देखते हैं एंगल का। मैग्नीट्यूड के वाले से ये देख लिया हमने, अब एंगल की बात करते हैं। तो वी आई एंगल वुड बी इक्वल टू आर्क टेन इनवर्स, यानी आर्क टेन एक्स सी, यानी कि इमेजिनरी ओवर रियल, प्लस वी एस, यानी कि आपको याद होगा कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो फेज़ में क्या होती हैं, वो प्लस होती हैं, और डिवाइड हो रही होती हैं फेज़ में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ठीक है, अगर हम ज़ीरो रेफरेंस ले लें, ज़ीरो डिग्री रेफरेंस लें, तो ये इसको हम ज़ीरो कह देते हैं। तो वी आई वुड बी इक्वल टू आर्क टेन एक्स सी डिवाइडेड बाय आर आई। इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आर्क टेन 1 / ओमेगा आर आई सी 1, या फिर अगर हम उसके साथ सोर्स रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर लें तो क्या हो जाएगी, आर्क टेन 1 / ओमेगा आर आई प्लस आर एस सी 1। ठीक है, और जब ओमेगा जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाए, यानी कि ओमेगा इनके बराबर आ जाए, तो फिर क्या होता है, ये वैल्यूज़ कट जाएंगी। तो वी आई वुड बी इक्वल टू आर्क टेन 1, तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे फेज़ क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, और किसी भी और फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि वी आई आर्क टेन, इसको दोबारा हम उस तरह लिख सकते हैं, ये ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल और ये ओमेगा। ठीक है, आर्क टेन ओमेगा एल ओवर ओमेगा, या फिर आर्क टेन एफ एल ओवर एफ। ठीक है, तो इससे हम फेज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं हम। एग्ज़ाम्पल 9.5, ये है वी एल ओवर वी एस वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री 90, और जो हमें गिवन फिगर है वो है, ये सोर्स रेजिस्टेंस भी बनाई हुई है 150 ओहम, ये सीरीज़ कैपेसिटर, इसकी है 0.5 माइक्रो, इनपुट इम्पीडेंस 750 ओहम एम्पलीफायर का, और ये आउटपुट। ठीक है, इसको बी एल कह देते हैं, ये भी का है। तो वी एल ओवर वी एस हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, वी एल ओवर वी आई, ये चाहिए, यानी कि वी एल ओवर वी एस गिवन है, हमें क्या निकालना है, वी एल ओवर वी आई, वी एल ओवर वी एस गिवन है, वी एल ओवर वी आई निकालना है। ठीक है, तो हमें तो थोड़ा सा तरीका आता है इसका, चैप्टर 7 में काफ़ी अच्छी तरीके से करते रहे हैं हम। वी एल ओवर वी एस किसके बराबर है, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड, वी आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे, वी आई से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो वी एल बाई वी एस would be equal to वी एल बाई वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी आई बाय वी एस। वी
वी एल बाई वी एस हमें गिवन है 90 इक्वल्स टू वी एल बाई वी आई हमने निकालना है। वी आई बाई वी एस क्या है? वी आई हमें पता है कि वी आई किसके बराबर है? वी आई है वोल्टेज डिवाइडर से 750 यानी कि आर आई ओवर आर आई प्लस आर एस। ठीक है, मैग्नीट्यूड का गए अगर मैग्नीट्यूड देखें सिर्फ तो अभी हम देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस। यानी कि हम पहले देख चुके हैं कि वी आई किसके बराबर है? आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस मैग्नीट्यूड। तो वी आई बाई वी एस किसके बराबर हो जाएगा? आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस, आर आई प्लस आर एस। ठीक है, तो वी एल बाई वी एस किसके बराबर होगा? 90 डिवाइडेड बाय आर आई हमें गिवन है 750 डिवाइड बाय 750 प्लस आर एस है 150। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 108। ठीक है, सेकंड है हमने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है एफ एल। हमें पता है एफ एल क्या है? एफ एल है 1/2 बाई आर आई प्लस आर एस सी। ये हम पहले निकाल चुके हैं रिलेशन, ये देखिए ये वाला। बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है सिर्फ हमने। 1/2 पाई आर आई की वैल्यू है 750, आर एस की 150, सी की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? 354 हर्ट्ज़। ठीक है, और तीसरी बात क्या निकालनी है कि वी एल बाई वी एस एट कट ऑफ। तो वी एल बाई वी एस कट ऑफ क्या निकलेगी? हमें पता है कट ऑफ पे क्या होता है। कट ऑफ पर जो है वो कट ऑफ पर 0.707 हो जाती है या -3 dB वैल्यू कम हो जाती है मैक्सिमम से। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम पे गेन निकाल लेते हैं 20 log ऑफ 90। तो ये कितना निकलेगा? 39.1 dB ये मैक्सिमम गेन है। तो जो वी एल बाय वी एस एट कट ऑफ होगा वो क्या होगा? वो होगा वी एल बाय वी एस एट मैक्सिमम -3 dB। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है? 39.1, 3 माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 36.1 dB। इसका मतलब है 36.1 dB जो है उसकी वैल्यू हमारी आएगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ और चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कुछ इस तरह से ग्राफ होगा हमारा 0.01 FL, 0.1 FL, 10 FL सो ऑन। और इस साइड पर गेन -40, -30, -20,
-10 0 मैक्सिमम 0 dB, यानी कि 1 के लिहाज से, क्योंकि log 10 1 जो है वो 0 होता है। FL पे क्या होता है, FL पे माइनस जो FL पे जो है गेन जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी तक जो है गेन कम रहता है और उसके बाद लोअर फ्रीक्वेंसी के बाद गेन मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू के एक्चुअल कैसे होता है, एक्चुअल ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअल वैल्यू लोअर कट ऑफ, इसे कहते हैं एसिम्पटोट। ये अप्रॉक्सीमेटेड होता है, ये एक्चुअल। ठीक है, लेकिन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब होती है उससे पहले जो है वो गेन कम होता है। ठीक है, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद गेन मैक्सिमम हो जाता है 1, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो -3 dB गेन होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें देखने की हैं। ये क्या है, ये एक्चुअली 1 डेकेड है, ये वाला 1 डेकेड 1 डेकेड 1 डेकेड। ठीक है, तो ये एक साइड तो इसकी लॉग है, दूसरी साइड इसकी लीनियर है। ठीक है, एक साइड पे गेन है और दूसरी साइड पर फ्रीक्वेंसी है इन लॉग स्केल। ठीक है, तो अब ये देखें, ये एसिम्पटोट की कोई स्लोप है। ठीक है, स्लोप है इसकी, तो ये एक डेकेड है, ये वाली 1 डेकेड, और ये कितना है, ये 20 dB है। ठीक है, तो स्लोप क्या हुई इस चीज़ की, स्लोप होगी 20 dBs पर डेकेड। और अगर ऑक्टेव में बात करें तो ऑक्टेव में बात करेंगे, 20 dB पर डेकेड होता है 6 dB पर ऑक्टेव। यानी कि अगर ऑक्टेव में बात करेंगे, डेकेड और ऑक्टेव में फ़र्क ये था, आपको याद होगा कि डेकेड में फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 10 टाइम्स बढ़ती रहती हैं और ऑक्टेव में क्या होता है, डबल होती रहती हैं। ठीक है, तो ये एसिम्पटोट की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले और एसिम्पटोट की स्लोप कितनी होगी, 20 dB पर डेकेड होगी या फिर 6 dB पर ऑक्टेव होगी। ठीक है, तो ये इसको हम प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि 1 dB पर डेकेड ओवर 1 dB पर ऑक्टेव। ऑक्टेव में आपको क्या होता है, ऑक्टेव में क्या होता है बोला, ऑक्टेव में डबल होती है और डेकेड में 10 टाइम्स होती है, यानी कि log 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। यानी कि इसकी वैल्यू अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, log 10 1 होती है, log 2 जो है वो 0.30103, दैट वुड बी इक्वल टू 3.322। यानी कि 1 dB पर डेकेड वुड बी इक्वल टू 3.322 टाइम्स 1 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, तो अगर आप 6 dB यहाँ लिखेंगे तो डेकेड में क्या होगी, 6 × 3 अप्रॉक्सीमेटली 20 dB पर डेकेड। यानी कि 6 dB पर ऑक्टेव किसके बराबर होगी, 20 dB पर डेकेड के, जो भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी 20 dB पर डेकेड, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 6 dB पर ऑक्टेव है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक्चुअली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लोग इस फ्रीक्वेंसी से पहले, ठीक है, यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले गेन बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए -40 dB -30 dB बहुत कम गेन है, तो जो भी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी वो तकरीबन 0 हो जाएगी। ठीक है, इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद गेन मैक्सिमम है, यानी कि इस चीज़ से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसे मैक्सिमम गेन मिलेगा। तो
इसको देखने का एक और तरीका ये है कि इसका मतलब ये है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके लिए उनको तो ये जाने दे रहा है, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी उनको ये रोक रहा है। रोकने का मतलब ये है कि गेन से मल्टीप्लाई होकर तो वो बिल्कुल सप्रेस हो जाएंगी। ये अगर फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई होती हैं इस जगह से तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 से ही अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो ये एक्चुअली इसे कहते हैं, इस वाले को कहते हैं हाई पास फ़िल्टर। यानी कि ये क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ को जाने दे रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज़ को रोक रहा है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ को जाने दे रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज़ को रोक रहा है। तो ये आमतौर पर हम, अगर ये सीरीज़ कैपेसिटेंस है तो अगर हम इस रजिस्टर से आउटपुट लेंगे तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी, ये हमें हाई पास फिल्टर मिलेगा। ये देखिए हमने ऐसे ही किया हुआ है ना ऊपर, ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ में रजिस्टर, हमने आउटपुट किससे ली हुई है, रजिस्टर से आउटपुट लिया, तो इसको हाई पास फिल्टर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली हमने प्लॉट किया हुआ है गेन को विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या प्लॉट करते हैं, इसके फेज़ को। (0.01 FL, 0.1 FL, FL, 10 FL। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, FL पे इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि FL पे इसकी वैल्यू क्या थी, 45 डिग्री। ये 45 से ही गुजर रहा है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था कि जो फाई है वो जिसके बराबर है, यानी कि एंगल जो है वो आर्क tan FL ओवर F के बराबर है। ये देखिए आर्क tan FL ओवर F के बराबर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, F इक्वल्स टू FL हो जाती है, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है, तो इसका मतलब है tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से शुरू हो रहा है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर 90 डिग्री से शुरू हो रहा है, लेकिन ज़ीरो वगैरह हो जाएगी तो, और फिर वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और FL पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, FL पे इसकी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। जी, तो यहाँ से हम कुछ नतीजे अखज़ करते हैं कि एसिम्प्टोट जो हमने पहले देख लिया कि 20 dB पर डेकेड है या 6 dB पर ऑक्टेव है, और स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिज़ायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन लार्जर विल बी कैपेसिटी। ठीक है, और if RS is very small then C would be very large।
ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह से हमने कपलिंग कैपेसिटर इनपुट साइड पर लगाया था, वैसे ही हम आउटपुट साइड पे भी कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। जिससे हमने इनपुट साइड पर, जब आपको याद होगा चैप्टर 7 में जब एम्पलीफायर्स हम पढ़ रहे थे, तो हमने इनपुट साइड पे भी कपलिंग कैपेसिटर लगाया था और आउटपुट साइड पे भी कपलिंग कैपेसिटर लगाया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे कि कपलिंग कैपेसिटर अगर आउटपुट साइड पर लगाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अभी हमने इनपुट साइड पर देखा था, आउटपुट साइड पर देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।